हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम लोग वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण के अनुप्रयोगों के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न है हमारा, देखिए कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। संख्याएं ज्ञात करनी है हमको। तो क्रमागत संख्याएं है ना, क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। वो संख्याएं क्या है हमको नहीं पता। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं इसको। तो चूंकि हमको संख्या यदि मालूम नहीं है तो हम वहां पर एक अचर राशि मान लेंगे उसको, क्या चर राशि मान लेंगे उसको, क्या x। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो दो प्राकृत संख्याएं हैं और क्रमागत हैं। तो माना संख्याएं x व x प्लस 1 हैं। अब देखिए, चूंकि यहां पर बोला हुआ है क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत मतलब एक के बाद एक वाली, जैसे 4 है, 4 के बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? 5। तो 5 कैसे मिला हमको? 4 से। 4 में हमने 1 जोड़ा, तब जाकर के हमको 5 मिला। तो वही तरीका हमने यहां पर भी अप्लाई किया है। हमने संख्या अपनी मान ली, क्या? x मान ली, और उसके बाद वाली संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या कर दिया वहां पर? +1 कर दिया उसमें। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है इसमें। अब प्रश्न में कहता है आपसे कि उन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। तो चलिए हम प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। प्रश्नानुसार वर्गों का योग है ना, एज इट इज इसको लिख लेते हैं हम पहले। वर्गों का योग दिया है आपको 85। तो संख्याएं क्या है आपकी? x और x प्लस 1 दोनों का वर्ग करिए। तो x का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, और इसी तरीके से x प्लस 1 का भी हमने वर्ग करा और दोनों को जोड़ दिया। देखिए, वर्गों का योग, और बराबर में है आपका 85। अब इसको हल करिए। यहाँ पर आप देखिए, ये होल स्क्वायर में है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें। सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा? देखिए, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस, देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, 2ab, तो a इंटू बी, x इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका? x, और प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपका? 1 ही आएगा। क्लियर है बात इतनी? अब डायरेक्ट करना सीखिए थोड़ा सा। बराबर पे कितना है आपका? 85 है। हल करिए इसको। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 2x स्क्वायर हो गया। प्लस में कितना है? देखिए 2x है, प्लस 1, और अब चूंकि समीकरण बनाना है तो 85 को आप बाईं तरफ ले आइए, तो -85 बराबर 0। इसको भी एक बार हल कर लें आप अभी यहाँ पर। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, और देखिए प्लस 1 -85, बड़ा कौन सा है? -85 में से 1 गया, 84 बचा, बराबर 0। अब आपको क्या बताया था? देखिए, इस प्रकार से जो वर्ग समीकरण आते हैं, यदि कोई भी संख्या हमको तीनों पे कॉमन दिख रही हो, बराबर में 0 हो, तो हम कॉमन पे ले लेंगे। जैसे देखिए, 2 यहां से निकाल सकते हैं, यहां भी 2 निकाल सकते हैं, और इस संख्या में भी 2 का भाग जा सकता है। तो चलिए 2 बाहर लीजिए आप यहां से। तो 2 बाहर लिया, क्या बचेगा आपका? x स्क्वायर प्लस x, और माइनस में यहां बचेगा आपका 42, बराबर आ गया आपका 0। अब जो संख्या 2 यहां हमने कॉमन ली हुई है, यदि इधर जाएगी तो बटे पे जाएगी, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। तो हमने इसलिए यहां पर कर दिया 2 बराबर 0। वो खत्म हो गया आपका। अब क्या बचा आपके पास में? x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 बराबर 0। अब आप इसको हल कर सकते हैं, और हल करने की विधि हमको मालूम है। दोनों में 2 विधियां आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, एक मध्य पद को तोड़ने वाली विधि, और दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। तो यहां हम लोग मध्य पद को तोड़ करके ही सॉल्व करेंगे, इजी हमको लगेगा यहां पर। तो किस प्रकार से शुरू करते थे कि यदि x स्क्वायर के सामने कोई संख्या नहीं है तो डायरेक्ट कहां पहुंचते थे? अंतिम वाली संख्या में। अंतिम वाली संख्या कितनी है आपकी? 42। तो हमने यहां पर देखिए अलग से रफ में 42 लिख लिया, और अब 42 के गुणनखंड निकालिए। 1 गुणा 42, 2 से भाग जाएगा इसमें, 21 दूना 42, 3 से जाएगा इसमें, कितना आ जाएगा? 14, 3 गुणा 14, 14 42 हो जाएगा। 4 से जाएगा क्या? नहीं, 4 से नहीं जाएगा। 5 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 6 से, 6 सत्ते 42, ठीक है।
और फिर 7 छंग 42, तो इसका उल्टा आ गया। अब जब ये गुणनखंड हमने निकाल लिया, गुणनखंड निकालने के बाद हम क्या देखते हैं कि किसको जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या हमको मिल रही है। बीच में कितनी संख्या है यहाँ पर? 1 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 और 6 को घटाने पर क्या मिलेगा? यहाँ 1 मिलेगा। और जब भी घटाने से बीच वाली संख्या आती है तो हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या के साथ में सामने वाला चिन्ह, छोटे के साथ में उल्टा चिन्ह, और क्या बचा आपका? -42 बराबर 0। क्लियर है इतनी बात, है ना? ये तो आपने पहले भी सीखा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। और यदि उसमें ध्यान नहीं दिया है तो एक बार फिर से वीडियो देखिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसको 2-2 का ग्रुप आप बना लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए बच्चों, यहाँ से आप लोग x दोनों जगह पे आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ से x बाहर ले लीजिए। क्या बचेगा? देखिए, यहाँ से 1x बाहर लिया तो 1x बचा, और प्लस में 7x है, यहाँ से भी x बाहर लिया तो क्या बचा? प्लस में 7। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ माइनस दिख रहा है ना उसके बाद, तो सबसे पहले आपको माइनस लिखना है। और अब 6 है, तो क्या 6 कॉमन ले सकते हैं क्या इससे? 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, दोनों में भाग जाएगा 6 का, तो 6 बाहर ले सकते हैं, तो हमने 6 ले लिया। x भी ले सकते हैं क्या? देखिए, x यहाँ पर है, यहाँ x नहीं है, तो x बाहर नहीं ले सकते, सिर्फ 6 लेंगे बाहर। तो क्या बचा? देखिए, यहाँ पर पहले वाले में आपका x बचा, और जब भी माइनस बाहर लेते हैं तो बीच वाली जो चिन्ह होगी हमारी, ये वाला चिन्ह हमारा, ये हमेशा बदल जाता है। तो प्लस हो गया, और 6 सत्ते 42 गया ना, यहाँ 7 आ गया, बराबर क्या बचा आपका? 0। अब आप देख रहे हैं x + 7, x + 7 दोनों जगह पे है, आपने कॉमन लिया x + 7, क्या बचा? देखिए बच्चों, यहाँ x बच रहा है और यहाँ -6, बराबर क्या आ गया आपका? 0। अब दोनों को बारी बारी से तुलना कर लीजिए। तो पहले हम तुलना करते हैं, x + 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया हमारा? -7। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां कैसी संख्या मिल रही है? x की हमको ऋणात्मक संख्या मिल रही है, जबकि प्रश्न में हमको क्या बोला है? 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो इस चीज को आप लिख लें यहां पर कि ये हमारा हल नहीं होगा। प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब जब ये हमारा ये वाला मान हमारा गलत हो गया, अब दूसरे को तुलना कीजिए। क्या लिखा है? देखिए, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 6। अब ये धनात्मक भी है, हमारी संख्या भी है प्राकृत, तो अब ये हमारा क्या हो गया? यहां से इसका उत्तर हो गया। अब हम यहां से बता सकते हैं ना, आपसे क्या पूछा था? 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, तो भाई x तो हमने एक संख्या मानी थी ना, और दूसरी संख्या क्या है आपकी? x + 1, तो भाई x के मान 6 में +1 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 7 आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, अतः संख्याएं 6 व 7 होंगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना? कितने इजी तरीके से हमने बनाया। आपको समीकरण बनाने के तरीके को बस ध्यान में रखना है ना? प्रश्न को समझना है। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, तो मैंने क्रमागत संख्याएं ले ली, और उनके वर्गों का योग बोला था, तो हमने यहाँ पर उनका वर्ग करके उसका योग कर दिया। ठीक है, और उसको आप आसानी से हल कर लेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या लिखा है? 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है ना? 2 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वैसा ही है लगभग। क्रमागत प्राकृत संख्याएं आपको लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि माना संख्याएं क्या है आपकी? x व x + 1 है। माना संख्याएं x व x + 1 हैं। ठीक है, क्रमागत संख्याएं हो गई हमारे पास में 2। अब प्रश्न में कहता है उनका गुणनफल 20 है, तो यहां हम प्रश्नानुसार चल लेते हैं। देखिए, प्रश्नानुसार गुणनफल है ना? गुणनफल कितना दिया है आपको? 20। तो यहां लिखा गुणनफल बराबर कितना दिया है? 20। अब गुणनफल कर दीजिए दोनों संख्याओं का। पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है x + 1, बराबर कितना लिखा? देखिए 20।
ठीक है, अब हल करिए इसको आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीका रहेगा इसका भी। देखिए ये संख्याएं गुणे पे हैं, गुणा करिए, x गुणा x कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस x गुणा 1 कितना आ जाएगा, x बराबर कितना है 20। अब चूंकि ऐसे हल नहीं कर सकते ना, 20 को हमको इधर लेके आना पड़ेगा बाएं पक्ष में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। आगे आपका वर्ग समीकरण देखिए। अब वर्ग समीकरण बनने के बाद हम क्या देखते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 20 है, कॉमन तो नहीं ले सकते, 1 लेने से कोई मतलब नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के सामने कोई संख्या है आपके पास में, 1 है ना, 1 को नहीं मानते हम मान के चलते नहीं है। तो जब नहीं है तो कहाँ पहुंचेंगे हम, डायरेक्ट 20 में पहुंचेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 20 लिखा। अब किस किस संख्याओं का गुणनफल करने से 20 आता है, गुणा करने से 1 गुणा 20, 2 दाहम 20 है ना, 3 से नहीं आएगा, 4 पंचे 20 और फिर वापस उसी पे चला आएगा। अब इनमें देखिए किसको जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या हमको मिलती है। बीच में कितनी संख्या है आपकी, 1 है। तो देखिए 5 और 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं हम इसको। तो चूंकि घटाने से मिल रहा है तो हमने क्या बताया था, सामने वाला चिन्ह बड़ी संख्या के साथ में 5x, छोटी वाली संख्या के साथ में उल्टा चिन्ह, और फिर क्या बचा आपका माइनस 20 बराबर 0। अब दो का ग्रुप बनाइए, तो क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें हम लोग, x ले लिया, क्या बचेगा देखिए, पहले वाले में x बचा और यहाँ भी बाहर लिया था x, तो क्या बचा आपका 5 बच गया। माइनस है तो माइनस रखा, 4 देखिए दोनों जगह में भाग चला जाएगा, 4 ले लिया, क्या बचेगा देखिए x, और चूंकि माइनस बाहर लिया है तो हमेशा बीच वाला चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो 4 पंचे 20 आ गया इतना। अब x प्लस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 5 और गुणे पे क्या बच रहा है देखिए आपका, यहाँ पर x है और यहाँ माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब आप इसको तुलना कर सकते हैं। आइए हम इसको तुलना करते हैं। तो सबसे पहले किसको तुलना कर ले, x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ हमने लिखा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5, जो कि क्या है, अमान्य। और ये मैंने बताया हुआ था आपको, आप लिख सकते हो यहाँ पर कि प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक है, अब क्या बचा आपका यहाँ पर x माइनस 4, इसको भी तुलना कर लेते हैं। देखिए तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका 4। ठीक है, ये क्लियर है, ये हमारा धन में है, पॉजिटिव हमारा नंबर है, 4 आ गया, प्राकृत संख्या भी है। तो अब हमको 2 क्रमागत प्राकृत संख्या बतानी है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। पहली तो हमने 4 हमारी आ ही गई, 4 व 5 है ना, x प्लस 1 माना था ना, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए 2 संख्याओं का योग 48 तथा उसका गुणनफल 432 है, संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। अब यहां पर हमको क्रमागत तो बोला नहीं, पहले क्वेश्चन की तरफ है, हमको कह रहा है 2 संख्याओं का योग 48 है ना। अब संख्याएं दोनों में से हमको कोई भी नहीं पता, तब अब यहाँ पर तो कैसे हल करेंगे हम इसको। तो 2 तरीके हैं, या तो हम पहले जो हमने मेथड पढ़ा था 2 चरों के रैखिक समीकरण वाला, उस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, या फिर अभी हम जो देखेंगे अपने वर्ग समीकरण वाले नियम से, उससे भी हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। तो देखिए क्या लिखा है, 2 संख्याओं का योग 48 है। अब आप इसको समझिए, इसमें जरा मान लीजिए मेरे पास में 50 रुपए हैं। ठीक है, अब 50 रुपए में से 20 रुपए मुझे पता है कि मैंने 20 रुपए राम को दे दिए। ठीक है, राम और श्याम 2 लोग हैं, तो 20 रुपए राम को दे दिए, तो श्याम को कितने रुपए देने होंगे मुझे, कितने बचेंगे मेरे पास में, 30 बचेंगे ना। और ये 30 कैसे निकाले आपने, 50 जो आपके पास में कुल रुपए थे उसमें आपने 20 को जो हमने राम को दिया उसको माइनस कर दिया। इसी प्रकार से आपको यहां पर भी समझना है ना। अब 50 जो रहा, दरअसल 50 वो योग हो गया ना आपका, 20 और 30 दोनों का योग 50 आ गया आपका। अब यहां पर भी आपको संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। अब इस चीज को समझिए ना। अब इसमें से यदि मुझे एक संख्या पता चल जाए कि भाई एक संख्या है x,
तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो चूंकि x और दूसरी संख्या का कुल योग कितना है? 48 है। तो यदि मुझे दूसरी संख्या निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा? कुल में से x को घटा दूंगा, तो वो क्या हो जाएगी? मेरी दूसरी संख्या। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम शुरू करते हैं इसको, तो है ना आंसर, माना पहली संख्या, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत अच्छा तरीका है। माना पहली संख्या x है, ठीक है, पहली संख्या हमने x ले ली, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपको? तब दूसरी संख्या कुल में से, कुल कितना है आपका? 48, इसमें से पहली को हम घटा देंगे, तो 48 माइनस x होगी। ठीक है, क्लियर है बात ये? तो माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 48 माइनस x होगी। अब प्रश्न के हिसाब से हम चलते हैं, तो ये वाला जो था आपका संख्याओं का योग हमको जो दिया हुआ था, ये हमने यहाँ पर इसको कोई नंबर निकालने में हमने इसकी मदद ले ली। अब जो दिया है हमको गुणनफल 432 है, तो आइए इसको समझते हैं। तो यहां हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, ये बोला है ना आपसे, संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है बच्चों? देखिए 432, तो यहां हमने लिख लिया बराबर 432। अब संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी? x है और दूसरी 48 माइनस x, तो लिख लीजिए यहां पर x और गुणे पे 48 माइनस x। ठीक है, बराबर में कितना दिया है? 432। ठीक है, अब हल करिए इसको, तो x गुणा 48, 48x, फिर प्लस गुणा माइनस, माइनस x गुणा x, x स्क्वायर बराबर 432। अब आप इसको अपने समीकरण में तोड़ लीजिए। इसको कैसे तोड़ेंगे? तो x स्क्वायर माइनस में है, या तो आप 432 को भी इधर बराबर की दूसरी तरफ ले आइए, या फिर आपको x स्क्वायर हमेशा प्लस में चाहिए होता है हल करने के लिए, ताकि हमको दिक्कत ना जाए। तो अपन एक काम करते हैं, इन सबको उधर ले चलते हैं, तो हमारा x स्क्वायर भी माइनस में आ जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, x स्क्वायर माइनस में उधर गया दाईं तरफ, तो किस में आ गया? प्लस में। 48x प्लस में है ना, सामने प्लस है, उधर जाएगा दाईं तरफ, तो क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा 48x, और 432 प्लस में ऑलरेडी इधर पे है। ठीक है, तो अब इधर बराबर में क्या बचा? सब कुछ तो हम दाईं तरफ ले गए, तो लेफ्ट हैंड में क्या बचा? 0, तो इसको हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा प्रोसेस चल सकते हैं। ठीक है, अब x स्क्वायर के सामने कोई संख्या नहीं है, तो डायरेक्ट हम कहाँ पहुंचेंगे? आपके 432 में। तो यहाँ देखिए हमने लिखा आपका 432। ठीक है, अब इसके आपको क्या देखना है कि भाई इसका गुणनखंड करें, और गुणनखंड करने पे आपको बीच वाली संख्या यहाँ पर 48 जो है वो आपको मिलनी चाहिए। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या आपको अभी तक इसमें नहीं मिली थी, है ना, 432। अब 432 का कैसे करेंगे हम लोग गुणनखंड? तो आइए समझते हैं। तो इस संख्या का हम लोग क्या निकाल लेंगे? आपका ये इस तरीके से फैक्टर करेंगे, है ना, आप लोग लसा भी बोलते हैं इसको। तो देखिए किससे भाग जा रहा है आपका? 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छक्का 12। तो पहली संख्या आपको इस प्रकार से मिली। देखिए समझिएगा इस चीज को, यहां मैं लिख रहा हूं इसको अलग से। यहां पर देखिए 432 था, 1 से गुणा करेंगे तो 432 ही आना है। अब दूसरा जो मुझे मिला 2 गुणा 216। क्लियर है? इस चीज को ध्यान में रखिएगा ना, ऐसे आधा गुणा कर रहा हूं। अब 2 का भाग फिर से जाएगा, तो फिर से दीजिए भाग इसमें। तो कितनी बार में जाएगा? 2 एक कम 2, और 1 में नहीं जाएगा तो 0, और 2 अट्ठे 16। अब क्या आएगा? देखिए अब क्या लिखेंगे? तो अब इसको लिखना है ना, तो आप इन दोनों को लिखिए, 2 दूना 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा, और गुणे पे क्या बचा? आधे पे 108। तरीके को समझिए यहाँ पर, है ना, गुणनखंड निकालने के बड़ी संख्याओं पे। अब आगे जो है तो देखिए इसमें अब फिर से 2 से जा सकता है, तो हमने लिया 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ठीक है, अब कितने हो गए संख्या? देखिए 2 दूना 4 दूना 8, तीनों का गुणा कर दिया, 8 आ गया, और गुणे पे यहाँ क्या बचा आपका? 54, तो 54 लिख लिया। फिर देखिए 2 से फिर से भाग जा सकता है, अब फिर से भाग दिया, 27 आ गया। अब कितना बच गया यहाँ पर? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, और गुणे पे क्या बच गया आपका? 27।
ठीक है। अब 3 से जा सकता है तो 3 से ले लीजिए, है ना, ये क्रम आपका चलता रहेगा। 3 9 27, तो 2 4 8 2 16 3 41, सॉरी 48 है ना, 16 3 48, और गुणे पे कितना है आपका 9। फिर 3 से जाएगा, देखिए 3 से फिर भाग दीजिए, 3 बचेगा तो 48, यहाँ तक 48 हो गया था ना, 48 3 144, और गुणे पे क्या बच गया आपका 3। अब अंतिम में जब 3 लेंगे तो सारा का सारा गुणा करने पर 432 ही आएगा। अब जब आपने इस प्रकार से ना सबको गुणनखंड में लिख लिया, अभी इसके अलावा भी हम और बहुत सारे गुणनखंड निकाल सकते हैं ना, तो पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं आगे निकालने से पहले। तो देखिए किसी को भी जोड़ने या घटाने से क्या हमको 48 मिल रहा है क्या, तो देख लीजिए आप यहाँ पर एक बार, जैसे यहाँ ये पास में दिख रहा है 54 और 8, तो इसको घटाइए जरा, तो यहाँ आ जाएगा कितना आपका 46, तो यहाँ नहीं मिलेगा। 27 और 16 जोड़ने से भी नहीं आएगा। 48 9 यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो हमने गुणनखंड लिखा इसमें हमको कहीं पर भी किसी को भी जोड़ने या घटाने से 48 नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे, तो अब आप क्या करिए, यहाँ की जितनी संख्याएं हैं इन सब को आप लाइन से यहाँ पर लिखिए। देखिए 2 कितनी बार है, 2 4 बार है, ठीक है। 3 कितनी बार है, 3 बार है। अब आप इनमें किसी को भी जोड़ा बना करके आपस में गुणा करिए। जैसे देखिए मैंने लिखा 1 2 ले लिया और 1 3 ले लिया, क्योंकि इन सबको तो साथ में गुणा कर ही चुके हम कई बार। तो 1 2 लिया और 1 3, तो 2 3 कितना हो गया आपका 6। देखिए 6 कहीं यहाँ पर दिख रहा है गुणे पे, नहीं है ना, तो 6 लिख लिया गुणे पे। तो जब 1 1 ले लिया तो क्या क्या बचा यहाँ पर, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ तक इन तीनों से 8 आया और 3 3 9, तो 8 9 72। तो बारी बारी से इसमें देखते हैं क्या इसको घटाने से आएगा क्या 48, नहीं आएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, 2 अपन 3 ले लेते हैं। देखिए एक इसको और इसको ले लिए, तो 3 3 कितना हो गया 9, 9 तो यहाँ दिया है। एक आध संख्या और गुणा करिए 9 के साथ में, 1 2 ले लेते हैं। देखिए यहाँ इनको ले लेते हैं, तो 3 3 9 दूना 18, तो क्या बच गया आपके पास में, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, और त्रिक कितना हो गया आपका 24। अब क्या इसको जोड़ने या घटाने से आ रहा है क्या, देखिए आपका 48, तो यहाँ भी नहीं आ रहा है ना 48, ठीक है। अब आगे फिर से देख लीजिए, अब यदि मान लीजिए हम इन तीनों को गुणा करते हैं, है ना, जितने भी 3 हैं, तो 3 3 9 त्रिक 27, 27 यहाँ कहीं पर है, तो एक हमने संख्या और ले ली, 27 दूना कितना हो गया आपका 54। अब क्या बच गया आपका 2 दूना 4 दूना 8, तो इसमें से कहीं पर से आएगा, नहीं आएगा। अब क्या करें, 2 दूना 4, ये ऑलरेडी दिया है ना 54 वाला 4, और 3 3 9। देखिए अब ऐसा करते हैं कि इसके 2 ले लिए और इसके 2 ले लिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 3 3 9, तो 4 9 कितना हो गया आपका 36। क्या क्या बच गया, 2 दूना 4 और 3 12, तो 36 गुणा 12, एक और आ गया अपने पास में 36 गुणा 12। तो ये इस तरीके से आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि जितने भाई किसको गुणा करने से हमको यहाँ पर और इसके अलावा गुणनखंड मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, जब आप इसको प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो ये बन जाएगा आपसे ये। तो देखिए अंतिम में जो मुझे मिला यहाँ पर 36 गुणा 12, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको 48 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पर हल करते हैं। तो जब भी जोड़ने से आता है तो हम क्या करते हैं, -36x -12x, चिन्ह जो होगा जोड़ते समय में दोनों पे जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात ये। तो इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों, किस तरीके से हमने इसको निकाला हुआ है। प्लस में क्या बचा आपका 432 बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो x आएगा, क्या बचेगा, देखिए आपका x -36 बच गया। ये यहाँ माइनस है तो माइनस ले लिया, 12 है, क्या 12 का भाग जाएगा क्या इसमें, तो देखिए 12 3 36, 6 7 बचेगा ना, 12 6 72, 12 का भाग जा सकता है, तो मैंने 12 ले लिया। x बचेगा, और जब भी माइनस बाहर लेते हैं तो बीच का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो गया, और 12 भाग देंगे कितना आएगा 36 बराबर 0। अब देखिए x -36 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने कॉमन ले लिया, x -36 क्या बचा, देखिए आपका यहाँ पर x बचा, और यहाँ -12 बराबर 0। अब आप इसको तुलना कर सकते हैं, तो आइए देखिए तुलना करते हैं। पहले x -36 बराबर 0, तो देखिए इसको लेते हैं, तो x -36 बराबर 0, तो x निकालेंगे यहाँ, तो माइनस वाला प्लस में गया, कितना आ गया आपका 36 हो गया, ठीक है।
अब दूसरे संख्या को लीजिए, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, तथा यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 12 बराबर 0। तो जब x निकालेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 12। अब आप देखिए, यदि आप x को 36 मानते हैं, है ना, यदि x के मान को 36 मानते हैं तो 48 माइनस 36 कितना आएगा आपका 12 ही आएगा। यदि आप x को 12 मानते हैं तब 48 माइनस 12 कितना आएगा 36 आ जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमको दो संख्याएं बोलनी थी, ऐसा नहीं था कि पहले वाली संख्या इतनी होनी चाहिए दूसरी वाली इतनी। तो आप किसी को भी बोल सकते हैं, आपकी कोई भी पहली संख्या आपकी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। तो आप 36 लेंगे तब हमको 12 मिलेगा दूसरी संख्या, पहली संख्या 12 लेंगे तो दूसरी संख्या 36 मिलेगी। क्लियर है बात? तो हम यहां कह सकते हैं कि अतः संख्याएं 12 व 36 हैं। क्लियर है बच्चों? ये है ना, ये गुणनखंड वाला तरीका, बस इसमें ध्यान रखिएगा। बाकी आप यहाँ पे इधर के प्रोसीजर से बिल्कुल परिचित हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो प्रश्न देख रहे हैं बच्चों आप लोग कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल दिया है ना त्रिभुज का, आपका समकोण त्रिभुज है, ध्यान रखिएगा। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है शीर्षलंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो। अब इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, है ना, ये हमने ले लिया। अब ये क्या कहलाता है आपका आधार कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा इसमें आपका लंब कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका कर्ण। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, देखिए क्षेत्रफल आपको यहां पर दे रखा है 165 वर्ग मीटर। ठीक है, अब आपसे कहता है, प्रश्न को समझिएगा कि यदि समकोण त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई, है ना, ये शीर्षलंब की लंबाई जो है आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो, इस वाली भुजा से 7 मीटर अधिक है लंब की लंबाई, तो अब आपको किसको x मानेंगे आप यहां पर? तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी राशि का जिससे तुलना कर रहे हैं, है ना, उसी को हम x लेते हैं। जैसे यहां पर किससे तुलना की जा रही है, यहां पर शीर्षलंब की लंबाई को बोल रहा है कि आधार से 7 मीटर अधिक है। इसका मतलब कि लंबाई को, शीर्षलंब की लंबाई को आधार से तुलना कर रहा है। यदि हमको आधार का मान पता होता 7, 8, 10, 20, तो हम आसानी से शीर्षलंब की लंबाई निकाल लेते। क्यों? क्योंकि शीर्षलंब की लंबाई आधार से 7 अधिक है। तो यदि 20 होता हमारा आधार, तब शीर्षलंब की लंबाई कितनी होती? 27 हो जाती। क्लियर है बात? तो यहां पर हमको जिस राशि को ज्ञात करना है वो क्या है हमारी, या जिसको हमको x मानना है वो क्या है हमारा यहाँ पर आधार, जिसको हम क्या मान रहे हैं x। क्योंकि यदि आधार का मान पता चल जाएगा तब हम शीर्षलंब की लंबाई निकाल ले जाएंगे। अब इसको समझिएगा, यदि हमने आधार को x माना, यहां से हमारा आंसर शुरू होता है कि माना आधार x है। ठीक है, तब शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी जरा मुझे बताइए। शीर्षलंब की लंबाई कितना बोला है? शीर्षलंब जो है आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है। तो यदि ये x है तो ये शीर्षलंब कितना हो जाएगा आपका 7 अधिक x प्लस 7 मीटर, ये x मीटर। समझ में आई बात? तब शीर्षलंब की लंबाई कितनी हो गई आपकी x प्लस 7 मीटर है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात बच्चों? अब हमको क्या दिया है प्रश्न में कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताया हुआ है ना, तो क्षेत्रफल को लेकर के हम यहां पर चलेंगे। देखिए कैसे, तो आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं हम, दिया है ना क्षेत्रफल आपको 165 वर्ग मीटर, और सूत्र क्या होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का, बताइए जरा फटाक से। 1/2 आधार गुणा लंब या आधार गुणा ऊंचाई, बात वही है, लंब या ऊंचाई। यहां पर देखिए यही लंब है इसका, इसी को हम इस त्रिभुज का ऊंचाई भी कहेंगे। ठीक है, तो गुणे पे लंब बराबर कितना है आपका 165, आप यहां रख दीजिए। तो
कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर मान रखिए 1/2, आधार हमने कितना लिया है देखिए आपका x माना हुआ है, गुणे पे लंब कितना लिया है हमने x + 7, दोनों के मानों को रख दिया और बराबर पे 165। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, तो जैसे देखिए पहले यहाँ संख्यात्मक में 2 बटे पे है ना, बराबर किस तरफ लेकर के जाएगी, गुणे पे चली जाएगी, तो क्या क्या बचेगा आपका देखिए यहाँ पर x गुणा x + 7 बच गया यहाँ पर 2 को जब हम उधर लेके गए तो जब 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2 पंचे 10 का 0 हाथ में आ गया 1, 2 6 का 12 1, 13 की 3 हाथ में आया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 330। अब इसको हल कर सकते हैं आसानी से, आपने कई बार कर चुके हैं आप इसको। गुणा करिए, x गुणा x कितना हो जाएगा x² + 7x बराबर पे 330 है, बराबर की इस तरफ ले आते हैं तो माइनस में चला जाएगा, 330 बराबर 0। आ गया आपका वर्ग समीकरण, है ना। अब आप इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, तो x² के सामने कोई संख्या नहीं है, सबसे अंतिम में पहुंचे, क्या है अंतिम संख्या 330। किसको गुणा करने से 330 आता है, सबसे पहले तो 1 से, फिर 2 से आएगा, है ना, फिर 3 से आएगा क्या, तो 3 से भी आएगा, 4 से आएगा क्या, 4 × 7 = 28, 8 4 12 8 5 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा क्या, हाँ जाएगा 5 से, तो 5 6 का 30 और 5 6 का 30। आप देखते रहिएगा ना बीच वाली संख्या आपको कब मिल रही है 7। तो आगे 6 से देख लेते हैं, तो 6 से भी चली जाएगी, तो 6 से 6 पंचे 30 भाग दीजिए यहाँ पर, 3 बचा, 6 पंचे 30। 7 से जाएगा क्या, 7 बना 7 चौक 28, 8 4 8 5 13 नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से चेक करिए, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जा सकता है, तो 10 गुणा 33। ठीक है, 11 से देखिए, तो 11 से भी जाएगा, 11 गुणा 30, है ना। 12 से जाएगा क्या, तो 12 दूना 24 होता है, 9 बचेगा नहीं जाएगा। 13 से जाएगा क्या, 13 दूना 26 और 7 बचा ना, 13 से भी नहीं जाएगा। 14 से जाएगा क्या, आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, या एक आपको तरीका क्या बताया मैंने, चलिए एक बार और समझ लीजिए। यदि यहाँ पर ये हमारे पास में आ रहा है वैसा ही क्वेश्चन, तो हम एक बार फिर समझते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने क्या करा था, हमने 330 लिखा था, ठीक है। हम वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से वो लंबा हो रहा है, आपको दिक्कत करेगा। एक बार आप इसको फिर से देखिए। तो हमने क्या करा, इसका पहले फैक्टर कर लिया, तो 2 कितनी बार में जाएगा यहाँ पर 165, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, पहले तो आपने 330 के लिए 1 गुणा 330 लिख लिया, ठीक है। अब 2 से भाग दिया ना, तो कितनी बार में गया 165, तो यहाँ हमने लिखा 2 गुणा 165, ठीक है। अब फिर से देखिए यहाँ कितनी बार में भाग जाएगा, 3 से जा रहा है, तो 3 पचे 15, 1 और 3 पचे 15, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ कितना है, इधर का गुणा करने पर 2 तिहाई 6, तो हमने यहाँ 6 लिखा, और इधर कितना बचा आपका 55। ये देखिए इस तरीके से करना है, ठीक है। अब कितनी बार में भाग जाएगा, 5 से जाएगा, तो 11 बार में गया। अब देखिए फिर से 2 तिहाई 6 पंचे 30, ठीक है। गुणे में क्या बचा आपका 11, और अब 11 से आगे नहीं जाएगा, 11 1 कम 11 ये हो जाएगा, है ना। अब इसमें पहले आप एक बार चेक कर लीजिए, क्या इसमें से किसी में आ रहा है क्या आपको बीच वाली संख्या 7 नहीं आ रही है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जितने गुणनखंड हैं उसको आप यहाँ बारी बारी से लिख लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 लिख लिया। अब इनको आपस में मैच करिए, कोई भी 2 संख्या उठा लीजिए ना, जैसे 2 तिहाई 6, क्या 6 यहाँ दिया है, तो दिया है, तो रहने दीजिए उसको। 2 पंचे 10, 10 दिया है क्या वहां पर, नहीं दिया, तो 10 ले लेते हैं। तो देखिए इस 2 और 5 को गुणा किया ना हमने यहाँ पर इन दोनों को, तो क्या क्या बचा 3 और 11, तो 3 गुणा 11 कितना आएगा आपका 33, ठीक है। ऐसे ही और देखिए 3 पचे 15, 15 देखिए यहाँ पर कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 15 ले लिया हमने यहाँ पर। क्या क्या बच रहा देखिए उसके बाद, 2 गुणा 11, तो 2 11 कितना हो गया आपका 22, और आप देखेंगे कि 22 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 7। तो आपको देखते जाना, ध्यान में रखना है कि आपको 7 चाहिए, कब 7 आपको मिल रहा है। तरीका समझ में आया ये वाला, कि यदि बड़े नंबर्स होंगे तो आप इस तरीके से उसका फैक्टर कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप उसमें इसको चूज करके देखेंगे, अलग अलग संख्याओं गुणा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो जब हमको मिल रहा है 22 और 15 को घटाने से 7 मिल रहा है ना, तो यहाँ लिखिए x² + 22x, है ना, प्लस था बड़ी संख्या के साथ में, माइनस 15x
और माइनस में दिया है 330 बराबर 0। हल कर लीजिए। देखिए यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा आपका x प्लस 22 है ना, और माइनस है तो माइनस 15। देखिए यहाँ से बाहर लेते हैं, यहाँ से ही 15 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x, और माइनस बाहर लिया है इससे बीच वाला चिन्ह बदल गया, और 15 22 330 बराबर 0। x प्लस 22 यहाँ भी है, कॉमन ले लिया x प्लस 22, क्या बच गया बच्चों, देखिए x और माइनस 15, x माइनस 15 बराबर 0। और अब इसको अपन तुलना कर सकते हैं, तो आइए तुलना कर लीजिए। तो देखिए पहले इसको तुलना करते हैं हम लोग, x प्लस 22 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस 22, ठीक है। और माइनस 22 हमारा अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि हमने x किसको माना है, आधार को माना है, लंबाई को माना है, और लंबाई कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती। तो यहां पर हम लिखेंगे लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है बच्चों। अगला देखिए आप, इसमें दूसरा क्या है आपका, x माइनस 15 बराबर 0, तो उसको तुलना हम कर लेते हैं। देखिए x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब ये तो धनात्मक में आ रही है ना लंबाई पे हमारी, 15 मीटर हम लिख सकते हैं ना इसको। तो x यहाँ हमको निकालना क्या था, शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है, और x किसको माना है हमने, आधार को माना है। शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है, x प्लस 7, तो यहाँ लिख लीजिए, अतः शीर्ष लंब की लंबाई बराबर x प्लस 7, तो x का मान कितना है आपका 15 और प्लस 7, तो 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 22 मीटर, ठीक है। क्लियर है बच्चों, चलिए नोट डाउन करिए, बारी बारी से नोट डाउन करते आइए, है ना, क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है कि फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अभी आपको पहले कुछ चीजें समझ लेनी है। जैसे देखिए मान लीजिए ये मेरी एक आयताकार क्यारी है, यह आयत हमारा यहाँ पर ये है, ठीक है। अब इसमें आप क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए ये आप अपन कहते हैं इसको लंबाई हो गया, ये हमारा, ये हो गया हमारा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल जो होता है वो इसके बीच वाला भाग होता है, ये जितना क्षेत्र घेरा रहता है ना, इसको हम कहते हैं आपका क्षेत्रफल, ठीक है। और परिमाप किसको कहते हैं, तो ये जो आपको एक जगह से आपने शुरू किया और ये पूरा आपने एक चक्कर लगा करके आ गए, ठीक है। तो ये पूरा एक चक्कर, इसको हम क्या कहेंगे, आपका परिमाप कहेंगे, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा पहले आप। अब फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर दे रखा है, क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है, और क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है बात। तो चलिए अपन समझते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो क्यारी का परिमाप 76 मीटर दे रखा हुआ है आपको, तो पहले अपन यहां से देखिए थोड़ा शुरू करते हैं। कैसा लिखा हुआ है, क्यारी का परिमाप, क्यारी का परिमाप है ना, कितना दे रखा है देखिए आपको 76 मीटर। अब चूंकि आयत, कोई भी आयत होता है उसका परिमाप कितना होता है आपका, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पर हम लिख लेते हैं, चूंकि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई मुझे मिल जाएगा, तो बराबर मेरा परिमाप मुझे दिया हुआ है। अब यहां पर चूंकि एक चर का वर्ग समीकरण हम पढ़ रहे हैं, हम किसी को भी एक को x मान सकते हैं ना, तो दूसरी राशि तो हमारी एज इट इज रह गई, चौड़ाई तो हमको पता ही नहीं चला, तो कैसे निकालेंगे। तो यहां समझिएगा, इसमें हम लंबाई को मान लेते हैं x। देखिए आप समझिएगा, माना लंबाई x है, माना लंबाई x है, तब चौड़ाई, देखिए ध्यान से देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। अब आप इसमें रख दीजिए 2 गुणा लंबाई, लंबाई क्या मानी है मैंने x, और प्लस चौड़ाई मुझे निकालना है, और बराबर कितना हो गया आपको 76 मीटर। ये तो दिया है आपको, क्लियर है बात, ये समझ गए आप इसको।
अब इसको हल कर लीजिए, 2 यहाँ गुणे पे है, बटे पे जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में x प्लस चौड़ाई, आपको चौड़ाई का मान निकालना है ना, ध्यान रखिएगा, बराबर 2 यहाँ से भाग में चला गया, आ गया यहाँ पर 38, और जब आप यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा 38 माइनस x इधर गया दाएं पक्ष में। तो अब देखिए लंबाई x है और चौड़ाई क्या मिल गई आपको 38 माइनस x। क्लियर है बात, ये समझ गए आप इस बात को। परिमाप आपको दिया हुआ था, आपने उसमें से किसी भी एक को, लंबाई या चौड़ाई किसी भी को भी आप x मान लीजिए और वहां से फिर आप लंबाई या चौड़ाई का मान आप वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे अब क्या बोलता है कि क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। तो आइए समझते हैं इसको हम लोग। चूंकि अब यहाँ क्षेत्रफल का पहले सूत्र आप समझ लीजिए, आयत का क्षेत्रफल, तो क्या होता है सूत्र आपका आयत के क्षेत्रफल का, लंबाई और गुणे पे चौड़ाई। तो चलिए इसमें हम रखते हैं, लंबाई कितनी मानी हुई है हमने, यहां लिख लेते हैं, तब लंबाई है आपकी x और चौड़ाई कितनी है हमारी 38 माइनस x, दोनों निकल आया है आपका, और बराबर दिया है कितना आपको 357। ठीक है, अब आप इसको हल कर सकते हैं, देखिए गुणा करिए, x गुणा 38 कितना हो जाएगा आपका 38x माइनस x गुणा x कितना हो गया x स्क्वायर, और बराबर पे आ गया आपका 357। अब देखिए x स्क्वायर माइनस में इस तरफ ले आइए सभी को, तो x स्क्वायर माइनस 38x, अब आप समझ रहे हैं इसको कैसे अपन बनाते हैं, 357 बराबर 0। और अब आपको जब ये वर्ग समीकरण मिल गया तो आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे का प्रोसेस आप कई बार पढ़ चुके हैं, इसको आप सॉल्व करिए, है ना। अपन अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और वहां पर इसके आगे के क्वेश्चन जो होंगे प्रश्न क्रमांक 8 से वहां के आगे के क्वेश्चन अपन इसमें बनाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।